हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शारीरिक के अनुप्रयोग के आधार पर दिए गए वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये चल रहा है शारीरिक, लेकिन अब आ गए हम आव्यूह में। शारीरिक अब खत्म हो गया, अब उसके अनुप्रयोग शुरुआत हुई है, तो इसलिए अनुप्रयोग जो होता है उसके अंतर्गत व्युत्क्रम ज्ञात करना होता है। व्युत्क्रमणीय व अव्युत्क्रमणीय आव्यूह ये क्या होते हैं, इसकी परिभाषा हमने आव्यूह चैप्टर में बताई थी। व्युत्क्रमणीय ऐसे आव्यूह जिनका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सके, और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह जो होते हैं वो ऐसे आव्यूह होते हैं जिनका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट या शारीरिक के आधार पर हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह को कैसे परिभाषित करेंगे कि यदि किसी आव्यूह, जैसे हमने लिख दिया आव्यूह ए है और ये दो वर्टिकल लाइन, दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं बना दी हमने, तो इसको पढ़ेंगे आव्यूह ए के शारीरिक का मान। इसको क्या पढ़ेंगे? आव्यूह ए के शारीरिक का मान। यदि इसका मान 0 के बराबर नहीं आता तो दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा। और यदि किसी आव्यूह व्युत्क्रमणीय, ये तो यहाँ पर देखिए, यदि किसी भी आव्यूह के डिटर्मिनेंट या शारीरिक का मान 0 हो जाता है तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। देखिए यहाँ पर जो ये ए मॉड ए नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर लिख देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? वर्ग आव्यूह के शारीरिक का मान। वर्ग आव्यूह के शारीरिक का मान, ये हम पढ़ेंगे। वर्ग आव्यूह के शारीरिक का मान ये पढ़ा जाएगा। जो ये दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के मध्य में ए लिखा हुआ है, तो वर्ग आव्यूह के शारीरिक का मान, यदि किसी आव्यूह के शारीरिक का मान 0 नहीं है अर्थात अशून्य है, तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। और यदि किसी आव्यूह के शारीरिक का मान 0 के बराबर है, 0 है, तो वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर इस थ्योरी के आधार पर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। तो हम क्या करेंगे, जो आव्यूह दिया गया होगा उसके शारीरिक का मान निकालेंगे। यदि वो 0 आता है तो उसका व्युत्क्रम संभव नहीं, और यदि शारीरिक का मान 0 नहीं आता तो उसका व्युत्क्रम संभव है। बुक में क्वेश्चन दिया होगा, लगा लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यदि व्युत्क्रमणीय आव्यूह में बढ़े, अव्युत्क्रमणीय को हम छोड़ देते हैं। यदि हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह के आगे बढ़े तो हमें व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करना है शारीरिक के आधार पर, तो हम ये समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपशारीरिक। उपशारीरिक हमने बताया था कि किसी भी शारीरिक, उपशारीरिक किसी भी शारीरिक के किसी भी अवयव, वो चाहे जिस पंक्ति का हो चाहे जिस स्तंभ का हो, किसी भी अवयव की पंक्ति व स्तंभ को हटाने के पश्चात जो शारीरिक शेष बचता है उसे हम उपशारीरिक कहते हैं। जैसे M22 हमने लिखा, तो ये किसका उपशारीरिक था, ये हम पढ़ा चुके हैं। दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव का उपशारीरिक, तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हट जाएगा। और दूसरा जो इसमें है वो हम पढ़ते हैं सहखंड या सहखंडज। तो यहाँ पर सहखंड, इसको कोफैक्टर बोलते हैं, तो इसको हम लिखते हैं C22। C22 इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? इसका एक फार्मूला होता है, CIJ बराबर होता है -1 की पावर I प्लस JMIJ, ये होता है मान।
ये इसका सूत्र होता है जहाँ आई और जे पंक्ति व स्तंभ की संख्या को निरूपित करते। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बाद ये हेडिंग है उपसार्गिक व सहखंड। चूँकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ सार्गिक के पहले ही लेक्चर में मैंने ये बताया था। अब इसके बाद में आगे आते हैं तो पढ़ते हैं सहखंड आव्यूह या सहखंडज आव्यूह। तो सहखंड आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में तो सहखंड आव्यूह बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं आव्यूह ए का एडजॉइंट। इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट ए और इसको बोलते क्या है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आव्यूह ए के सहखंड का आव्यूह। अब ये होता क्या है? सी डैश के बराबर होता है। सी डैश, अब ये सी क्या है? तो सी बराबर हो जाएगा जैसे 3 कोटि का कोई भी सार्गिक 3x3 कोटि का कोई भी आव्यूह दिया गया है तो उस आव्यूह का सहखंड आव्यूह क्या होगा? यहाँ पर अवयव होता था A11, उसी का सहखंडज हो जाएगा C11। यहाँ पे अवयव था C12 A12 तो C12 हो जाएगा, यहाँ C13 हो जाएगा, C21 हो जाएगा, C22 हो जाएगा, C23 हो जाएगा, C31 हो जाएगा, C32 हो जाएगा, C33 हो जाएगा। ये है कि जो भी आव्यूह वर्गाकार हमारा दिया होगा वो किसी भी कोटि का हो, 2x2 3x3 किसी भी कोटि का हो, जो अवयव की पंक्ति व स्तंभ है तो वो पंक्ति व स्तंभ नहीं बदलेगी, उसी अवयव का सहखंड हम ज्ञात करेंगे और उसको उस अवयव के स्थान पर रख देंगे। तो जो आव्यूह हमारा बनेगा वो कहा जाएगा सी। अब इसके बाद में यहाँ पर सी डैश की बात चल रही है, सी डैश की, तो सी डैश ऊपर डैश लग गया, इसका मतलब परिवर्त, सी का परिवर्त। तो सी का परिवर्त क्या होता है? पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए। तो जो पहली पंक्ति थी वो पहला स्तंभ बन जाएगी, जो दूसरी पंक्ति थी वो दूसरा स्तंभ बन जाएगी और जो तीसरी पंक्ति थी वो तीसरा स्तंभ बन जाएगी। ये हो गया, ये होता है एडजॉइंट ए। तो इसमें हमें करना क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो आव्यूह वर्गाकार दिया गया होगा वो 2x2 का हो या 3x3 का हो, सभी अवयवों के सहखंड का मान निकालेंगे इस सूत्र का प्रयोग करके, और इसके बाद सहखंड से बना आव्यूह निकालेंगे और फिर उसका परिवर्त लिख देंगे। जैसे उसका हमने परिवर्त लिखा एडजॉइंट ए आ जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में कि दिए गए वर्ग आव्यूह का सहखंड ज्ञात करो, तो ये इसी तरह से ज्ञात किया जाएगा। जो इसमें लिखा वही सब हमें ज्ञात करना है। अब इसके बाद में व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं? व्युत्क्रम, तो वह व्युत्क्रम की थ्योरी जो है वो एडजॉइंट ए से ही आती है, चूंकि एक प्रमेय होती है ए इंटू एडजॉइंट ए। प्रमेय होती है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू एक। जब हम इन दोनों की गुणा करते हैं तो ए का डिटर्मिनेंट हमें प्राप्त होता है। ये है हमारा, ये थ्योरम है एक। तो यहाँ पर जब हम इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट यदि लिख दें कि एडजॉइंट, दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल दें तो क्या हो जाता है? यहाँ पर ये जिस कोटि का आव्यूह जितनी पंक्तियों की अथवा स्तंभों की संख्या ए में होगी, डिटर्मिनेंट ए की घात उतनी ही लग जाएगी। यदि ए में आव्यूह, ए में पंक्तियों की संख्या 3 है तो घात 3 लगेगी। यदि इसमें ए में पंक्तियों की संख्या 2 है तो घात 2 लगेगी। पंक्तियों की संख्या 10 है तो घात 10 लग जाएगी। जब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ए बराबर ये इंटू डिटर्मिनेंट ए, ये हो जाता है और ये n हो जाता है। इसको हम पहले भी लिख सकते थे, बाद में लिखा है, तो इससे ये कटेगा तो इसकी घात 1 कम पड़ जाएगी। ये जो निकल कर आया है कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट
a की पावर n-1, इसका कार्य बहुविकल्पी प्रश्नों में लगेगा, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर प्रूफ करा है। अब हम a इनवर्स की ओर बढ़ते हैं। हमने उपसार्गिक पढ़ लिया, सहखंड आव्यूह पढ़ लिया, व्युत्क्रमणीय व अव्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ लिया। अब हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यदि कोई व्युत्क्रमणीय है तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है ये हम देखते हैं। देखिए व्युत्क्रम का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे एक प्रमेय हमने लिखी थी a इंटू एडजॉइंट ए। अच्छा एडजॉइंट ए क्या है? सी डैश, मतलब सहखंड आव्यूह है। सभी अवयवों के सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त आव्यूह एडजॉइंट ए कहलाता है। यहाँ पर एडजॉइंट ए इंटू ए कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a की जो कोटि होगी उसी कोटि का आई यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये एक प्रमेय होती है। अगर इसमें किसी को डाउट है तो a 2x2 का कोई भी सर्ग ले लीजिए, उसका एडजॉइंट a निकालिए और इसके बाद दोनों की गुणा कर लीजिए, जो लिखा है वही आएगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट a जो उधर लिखा उससे हम सभी को भाग कर देते हैं। तो जब हम भाग करेंगे तो एडजॉइंट a के अपॉन में ये आ जाएगा, बराबर ये भी एडजॉइंट a के अपॉन में ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट a और इंटू a हो जाएगा, बराबर ये बचेगा i। अब जरा एक अपनी हम प्रारंभिक थ्योरी पर आते हैं। इनवर्स जब हमने पढ़ाया था आव्यूह में, बताया था ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो इसका अर्थ ये था कि हम आव्यूह बी को क्या बोलते थे? ए इनवर्स। ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह जब हमने पढ़ाया था तब बताया था कि यदि ए व बी दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार से हैं कि वे क्रम विनिमेय नियम का पालन गुणन संक्रिया पर करते हैं, ए बी बराबर बी ए है और उनका जो गुणनफल है वो इकाई आव्यूह के बराबर आता है, तो आव्यूह बी को ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है। बी बराबर ए इनवर्स ये हो जाएगा। यहाँ पर इसको मिलाइए और देखिए बी की जगह पर लिखा क्या, तो हम देखते हैं बी की जगह पर ये लिखा हुआ, ये भाग बी की जगह पर ये भाग लिखा हुआ है। देखिए मिलाइए इससे, आई तो इधर सेम है, यहाँ ए बाद में लिखा ए सेम, बी की जगह पर ये इतना लिखा हुआ है, यहाँ बी की जगह पर ये लिखा हुआ है। तो बी को हमने क्या कहा था? ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स का जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ए। ये होता है, इसको हम व्यापक रूप में ऐसे भी लिखते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट। इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का मान संख्यात्मक होता है, इसलिए एक के बटे में इसको लिख दिया, और एडजॉइंट ए ये एक आव्यूह होता है इसलिए हमने इसको इससे पृथक कर दिया। ये होता है फार्मूला। चूंकि हर में हमारा क्या पहुंच गया? डिटर्मिनेंट ए, इसलिए इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ए इनवर्स का फार्मूला ये तभी यूज किया जाएगा जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा, और अगर 0 के बराबर हुआ तो इनवर्स उसका संभव ही नहीं होता, अभी हम बता रहे थे। अब इसके बाद इनवर्स निकालेंगे कैसे? आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले आव्यूह ए तुम्हारा मान लीजिए इस तरह से, इसमें कुछ अवयव लिखे गए हैं, ये दिया जा रहा है, और इसके बाद हम क्या करेंगे? तो पहले नंबर पर हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, पहले नंबर पर। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे? C11, C12, C13 डॉट डॉट ये अर्थात सहखंडज जो अवयव है उसके सहखंड का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद सहखंड से बना आव्यूह C ज्ञात करेंगे। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 इस तरह से, और इसके बाद में हम एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेंगे। एडजॉइंट ए सभी अवयवों के सहखंड आव्यूह
सहखंडों से बने अवयव का परिवर्त होता है। जैसे ही एडजॉइंट ए हमारा आ जाएगा और ये डिटर्मिनेंट ए हमारा आ जाएगा, हम इन दोनों को फार्मूले में उठाकर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। ये बहुत सरल विधि है, थोड़ा ध्यान देना, इसमें कैलकुलेशन बहुत है, इसलिए इसमें गलतियां भी बहुत हो सकती हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से लगा लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ए इनवर्स ज्ञात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर साल आता है। 8 नंबर में ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा था, 8 नंबर से कम नहीं आएगा। ये डिटर्मिनेंट अवयव ए का इनवर्स ज्ञात करना, तो ये सूत्र क्लियर हो गया होगा। हम क्या करेंगे ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यदि किसी क्वेश्चन में कह देगा सहखंड अवयव ज्ञात कीजिए, तो सहखंड अवयव एडजॉइंट ए होता है और वो हम ए इनवर्स में पढ़ लेंगे। किसी में कह देगा इस अवयव का उपसार्गिक ज्ञात कीजिए, तो ये सब हम ज्ञात कर सकते हैं उपसार्गिक की परिभाषा के आधार पर। देखिए अब एक प्रश्न बताएंगे, ए इनवर्स निकालना कैसे। जैसे ए इनवर्स में सहखंड अवयव निकालना, ये भी क्लियर हो जाएगा। व्युत्क्रमणीय है या नहीं है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो हम उसके क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, कुछ प्रश्नावली हैं जिसमें सहखंड अवयव ज्ञात कीजिए, वो एडजॉइंट ए होता है, वो इसी में आ जाएगा। 2x2 का ये अवयव दिया गया है, तो यहाँ पर इसका हम इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमने अभी बताई थी। क्या सबसे पहले नंबर पर इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर दिए गए अवयव का डिटर्मिनेंट निकालिए, सार्गिक निकालिए, तो अवयव वही रहेंगे, पंक्ति और स्तंभ वही सब रहेंगे, बस केवल और केवल ये अवयव था और ये सार्गिक हो गया। सार्गिक का संख्यात्मक मान होता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 गुणे 4 और -3 गुणे 1, तो ये डिटर्मिनेंट ए बराबर आएगा 8 - 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आ गया यहाँ पर। ये जो 5 है वो 0 के बराबर नहीं है, लिखेंगे अतः जो हमारा अवयव ए है वो कैसा है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। ये हम लिख सकते हैं, अतः अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, ये हमने लिख दिया। और जब ये व्युत्क्रमणीय अवयव है तो यहाँ पर हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। डिटर्मिनेंट ए हमने ज्ञात कर लिया, अब एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं, सहखंडज अवयव ज्ञात करते हैं। क्या होती है परिभाषा सहखंडज अवयव की, परिभाषा पर आते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा क्या निकालना है। भाई सहखंडज अवयव किसी भी अवयव के सभी अवयवों के सहखंडों से बने अवयव का परिवर्त सहखंडज अवयव कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी वर्ग अवयव के अवयवों के सहखंडों, तो अवयवों के सहखंड आ गए, तो अवयव के सहखंड निकालिए। पहला अवयव है 2, तो इसको हम A11 लिख सकते हैं, तो इसका सहखंड C11 होगा। तो -1 की पावर में i + j होता है, i की जगह पर 1 है और j की जगह पर भी 1 है। जो ये लिखा पहले ये i है और ये j, सूत्र हम इधर लिखे दे रहे हैं, ये इसी में क्लियर हो जाना चाहिए। Cij बराबर -1 की पावर i + j और Mij, ये हो जाता है। ये है हमारा फार्मूला, और इस फार्मूले के आधार पर Ij के मान रखते हुए हम सहखंड और उपसार्गिक ज्ञात करते हैं। यहाँ पर M11 ये हो जाएगा, ये आ गया। देखिए i का मान 1 था, j का मान भी 1 था। अब -1 की पावर में रहेगा 2। अब अच्छा M11 क्या है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने के पश्चात बना उपसार्गिक M11 है, तो पहली पंक्ति अर्थात 2 3 को हटा दीजिए और पहला स्तंभ 2 1 को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 यहाँ लिख दिया। -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, तो ये 4 प्लस का ही आएगा। ये आ गया C11। ये हमने पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का सहखंड निकाला। C12 की बात करते हैं, तो -1 की पावर में देखिए i का मान पहले लिखा, j का मान बाद में लिखा, तो ये 1 + 2 हो जाएगा।
M12 हो जाएगा, बराबर में -1 की पावर 3 आएगा। अब M12 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? ये उपसार्गिक है, माइनर, M मीन्स माइनर ऑफ A12, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाएंगे। पहली पंक्ति हटाई, 2 3 गया, दूसरा स्तंभ 3 4 गया, तो बचा क्या यहाँ पर? केवल 1। तो ये हो जाएगा हमारा -1। यहाँ तक ये आ गया। इसके बाद पहली पंक्ति में और कोई अवयव ही नहीं, केवल 2 अवयव थे, दोनों के सहखंड हमने ज्ञात कर लिए। अब C21 की बात करते हैं। C21 तो -1 की पावर 2 + 1, ये आ जाएगा M21। तो यहाँ पर -1 की पावर में 3 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति 1 4 हट जाएगा, पहला स्तंभ 2 1 हट जाएगा, तो बचेगा 3। तो यहाँ पर आएगा -3 आ जाएगा। और यदि अगले अवयव पर जाते हैं C22, तो देखते हैं इस सूत्र से तुलना करके। पहले तुलना करके I और J का मान देख लीजिए। I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, तो यहाँ M22 आ जाएगा। देखिए -1 की पावर में 4 हो जाएगा और M22 का मान 2 आएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दीजिए, केवल 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 प्लस का आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट A, एडजॉइंट या फिर हम भी C लिख लेते हैं। तो C क्या होता है? जो अवयव है उसकी जगह पर उसका सहखंड लिख दीजिए, जो भी अवयव आप व्यूह में दिया गया था। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? C11 का मान रखेंगे, ये मान है 4, ये मान C12 का है -1, ये है -3 और ये है 2, ये C का मान आया। अब हम एडजॉइंट A निकालेंगे। एडजॉइंट A क्या होगा? C' का परिवर्त, तो पहला स्तंभ जो है वो पहली पंक्ति बन जाएगा और जो दूसरा स्तंभ है वो दूसरी पंक्ति बन जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट A आ गया। अब इसके बाद यदि हम A इनवर्स की बात करें तो ये हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A। चूंकि हम एडजॉइंट A और डिटर्मिनेंट A ज्ञात कर चुके हैं, तो 1 डिटर्मिनेंट A का मान है 5 और एडजॉइंट A 4 -1 -3 2, ये आ गया। ये है A इनवर्स। यदि हम चाहें तो 5 से सभी को भाग भी कर सकते हैं, सबके बटे में 5 आ जाएगा। ये है हमारा A इनवर्स। ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? इसका मेथड समझ लीजिए, चाहे जो क्वेश्चन हो, 2x2 का हो, 3x3 का हो। सबसे पहले हमने दिए गए वर्ग आव्यूह का सार्गिक निकाला, सार्गिक का मान ज्ञात किया। इसके बाद में प्रत्येक अवयव के सहखंड का मान ज्ञात किया इस सूत्र की सहायता से, और इसके बाद सहखंड से बना आव्यूह C ज्ञात किया। फिर एडजॉइंट A लिखा C', ये तो परिभाषा से होता है C' का मतलब पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाइए और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाइए। और इसके बाद A इनवर्स का जो हमने फार्मूला भी पढ़ाया था वो ये होता है। इसमें हम डिटर्मिनेंट A और एडजॉइंट A का मान रख देंगे, ये हल होकर आ जाएगा। ये 2x2 का था, तो इस क्वेश्चन के आधार पर सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे, सभी लोग लगा लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अभी 2x2 का पढ़ रहे थे, इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे सार्गिक के आधार पर, और अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे 3x3 का। मेथड सेम वही। सबसे पहले इसमें हमने क्या निकाला था? डिटर्मिनेंट A। इसमें भी डिटर्मिनेंट A निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट A हम पहले ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 -3 2, यह है 2 2 3 पंक्ति स्तंभ सब वहीं, बस निकाय जो सार्गिक वो आव्यूह था वो सार्गिक बन जाएगा। अब इसका हम प्रसार कर देते हैं, तो 2 के गुणे में क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 -9 माइनस प्लस 9 हो जाएगा। -2 के गुणे में क्या आ जाएगा? -3 -6 आ जाएगा और 3 दूनी -6 आ जाएगा। और -3 के गुणे में क्या आ जाएगा? 9 -4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 2 गुणे 13 -2 गुणे -12 और -3 गुणे 9 में से 4 गए 5, तो 13 दूनी 26
और यहाँ पर बचा प्लस का 24 और माइनस के 15। 24 कितने 50 और माइनस 15 कितने आ गए 35 आ गए। तो ये 35 मान आए डिटर्मिनेंट ए का, और जो 0 के बराबर नहीं है हमारा। तो इसलिए लिखेंगे अतः आव्यूह ए जो है, आव्यूह ए वो कैसा है, कैसा आव्यूह है ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये कैसा आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और जब ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका व्युत्क्रम हम ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने डिटर्मिनेंट ए निकाला उससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या नहीं, तो डिटर्मिनेंट ए निकालिए, अगर 0 नहीं आया तो व्युत्क्रमणीय है, अगर 0 आ जाता तो अव्युत्क्रमणीय हो जाता। यहाँ तक लगाना होगा तो 2 नंबर में आएगा। यदि सहखंड आव्यूह निकालना पूछेगा तो 5 नंबर में आएगा, और यदि पूरा पूछेगा तो 5 2 जोड़ दिए 7 है, 8 एक और जोड़ दीजिए, उसमें 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है इस तरह का, और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए इसी के आधार पर हम लगाएंगे मेथड वहीं। जब हमने ये लिख दिया था इसके बाद C11 C12 अर्थात सभी अवयवों के सहखंड निकाले थे, तो यहाँ पर सहखंड ही निकालेंगे, सभी अवयवों के सहखंड निकालेंगे। तो हम पहले C11 का मान लिखते हैं -1 की पावर 1 + 1, और M11 लिख देंगे तो M11 हमने लिख दिया। अब -1 की पावर में 2 हो जाएगा, और M11 का मान पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने के पश्चात बना शारीरिक। पहली पंक्ति हटाएंगे 2 2 -3 हट जाएगा, और पहला स्तंभ 2 -3 2 हट जाएगा, बचेगा 2 -3 बचेगा, और यहाँ पर आएगा 3 2 ये आ जाएगा। अब इसके बाद में हम C12 की, इसका मान हम बाद में ज्ञात कर लेंगे। C12 की बात करते हैं तो ये 1 + 2 हो जाएगा, ये M12 आ जाएगा। देखिए I का मान पहले लिखा, J का मान बाद में लिखा है, तो ये हम -1 की पावर I + J लिख दिया। -1 की पावर में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा तो हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटेगा, तो पहली पंक्ति हट गई है, दूसरा स्तंभ हटेगा, तो बचा -3 2 3 2 -3 2, और यहाँ बचा 3 2 ये बचा। इसके बाद में अगले अवयव पर आते हैं। C13 तो -1 की पावर 1 + 3 M13 हो जाएगा, तो -1 की पावर में 4 लिखा है। अब इसके बाद पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाने के पश्चात बना उपसारिक लिखेंगे। पहली पंक्ति हटा देंगे, तीसरा स्तंभ ये हटा देंगे, तो ये 2 4 अवयव बचेंगे, -3 और बचेगा 2, और यहाँ 2 -3 ये बच जाएगा। इसके बाद हम C21 ज्ञात करते हैं, तो -1 की पावर 2 + 1 M21। सूत्र पहले लिख लेते हैं और इसके बाद में हम उपसारिक का मान रखते हैं। -1 की पावर में 3 हो जाएगा, और M21 की बात यदि हम करें दूसरी पंक्ति को हटा दीजिए, पहले स्तंभ को हटा दीजिए, तो ये 2 बचेगा, ये -3 बचेगा, तो ये 2 बचा, ये -3 बचा, और ये -3 बचेगा, और यहाँ पर 2 बच जाएगा ये वाला, ये हमने लिख लिया। इसके बाद C22 की बात करते हैं, तो -1 की पावर 2 + 2 M22, तो बराबर -1 की पावर में 4 आ जाएगा, और इसका मान क्या आ जाएगा हम ये भी देख लेते हैं। इसका मान हम क्या निकालेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दें तो बचेगा 2 2 -3 2, बचेगा 2 2 -3 2। ये हमने दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंडज निकाल लिया। अब इसके बाद में आगे हम इसी तरह से C23 ज्ञात करते हैं। C23 ज्ञात कर लेते हैं भाई। C23 तो -1 की पावर 2 + 3, और ये क्या आ जाएगा C23 -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा M23। M23 लिख देते हैं, इसके बाद इसका मान रखते हैं। तो -1 की पावर में आएगा 5,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा M23 क्या आ जाएगा, दूसरी पंक्ति हटेगी, तीसरा स्तंभ हटेगा, तो बचेगा 2 2 2 माइनस 3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 बचेगा, 2 बचेगा और क्या बचेगा 2 माइनस 3, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद में थोड़ी जगह छोड़ देते हैं ताकि इसका मान निकाला जा सके। C31 की बात करते हैं। C31 का मान तो -1 की पावर में 3 + 1 M31 तो यहाँ पर -1 की पावर में 4 आ जाएगा। तीसरी पंक्ति तो पहला स्तंभ हटेगा तो बचेगा 2 2 माइनस 3 3, तो ये बचेगा 2 2 माइनस 3 3, ये बचेगा। अब इसके बाद हम ज्ञात करते हैं C32, तो C32 -1 की पावर 3 + 2 M32, तो इसका मान -1 की पावर 3 + 2, ये क्या आ जाएगा M32 का मान यहाँ पर नहीं लिखते हैं, -1 की पावर में 5 आ जाएगा। M32 का मान तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दीजिए, तीसरी पंक्ति 2 माइनस 3 3, तो 2 माइनस 3 3 3, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम C33 का मान लिखते हैं, तो -1 की पावर 3 + 3, M33 का मान डायरेक्ट लिखते हैं तो आ जाएगा 2 माइनस 3 और यह आ जाएगा 2 2। अब सभी के हम मान ज्ञात कर लेते हैं, जो भी हमारे सहखंडज हमने अवयवों के निकाले थे सभी के मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए -1 की पावर में 2 है, जो ये -1 की पावर I + j लिखा होता है इससे चिन्ह निर्धारित हो जाता है सहखंड का। तो यहाँ पर -1 की पावर 2 है तो प्लस आएगा, तो हम कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा और +9 आ जाएगा, बराबर इसका मान 13 आएगा। यहाँ पर देखिए इसका मान -1 की पावर 3 लिखा हुआ है तो ये माइनस का हो जाएगा, -6 और फिर -6 बराबर आ जाएगा 12, वो भी प्लस का आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4 लिखा हुआ है, प्लस का रहेगा 3 3 9 -6 बराबर 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पर 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए -1 की पावर में लिखा है 3 तो ये माइनस का होगा, तो 4 -9 हो जाएगा बराबर ये भी 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये -1 की पावर में 4 लिखा हुआ प्लस का होगा तो इसका हम प्रसार कर देंगे तो 4 माइनस और +6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। ऐसे ही यहाँ पर इसका मान ज्ञात करते हैं, -1 की पावर में 5 लिखा है तो ये माइनस का होगा, जो -6 -4 तो ये प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से -1 की पावर में 4 लिखा हुआ है तो ये प्लस का आएगा, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, 2 3 6 हो जाएगा और -6 तो ये +6 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 12। यहाँ पर ये माइनस का आएगा, क्यों, -1 की पावर में 5 लिखा हुआ है, 2 3 6 हो जाएगा और प्लस का 3 3 9 बराबर आ जाएगा 15। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 की पावर में 6 होगा, प्लस का होगा ये तो 4 -6 तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर ये आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ये हमने सभी अवयवों के सहखंडज निकाल लिए, कोफैक्टर जिनको बोलते हैं। 9 अवयव थे, 9 अवयव के सहखंड निकाल लिए। पहला ये है, दूसरा ये पहली पंक्ति के 3 अवयव, दूसरी पंक्ति के 2 अवयव, यहाँ तीसरा ये है, तीसरी पंक्ति के तीनों अवयव ये हमने ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद हम इनसे बना आव्यूह लिखते हैं। देखिए हमने सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात कर लिए। यहाँ पर C32 में जो ये -3 लिखा हुआ, इसके कारण इसका मान 3 ही आएगा, वो कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। इस क्वेश्चन को 2-3 बार लगा लेंगे, ऐसे क्वेश्चन लगेंगे सब ऐसे। पहले हमने डिटर्मिनेंट A का मान निकाला,
अर्थात आव्यूह ए के शारीरिक का मान ज्ञात किया। फिर जितने भी अवयव लिखे हुए हैं उन सभी अवयवों के सहखंड का मान हमने इस तरह से 9 अवयव थे, 9 अवयव के सहखंड का मान ज्ञात कर लिया। सूत्र लगाया है CIJ बराबर -1 की पावर I प्लस जे MIJ। इसके बाद में हम लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है? C डैश के बराबर होता है। तो C डैश तो जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बन जाएगा। तो C11 C12 C13 ऐसे ये पहली पंक्ति थी, अब ये पहला स्तंभ है, C डैश लिखा। C22 C21 C22 C23 C31 C32 C33 ये हो जाएगा। अब हम सभी के मान रख देंगे तो ये सहखंड आव्यूह हमारा निकल कर आ जाएगा। तो C11 का मान बताइए, C11 का मान क्या है? 13। C11 का मान है 13। C12 का मान जो है वो है 12 और C13 का मान जो है वो है 5। भाई C21 का मान जो है 5 है, C22 का मान 10 है, C23 का मान ये देखिए यहाँ पर कितना लिखा, 10 लिखा हुआ, इसका भी मान 10 हो जाएगा। अब इसके बाद C31 का मान हमने निकाला 12 है, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। C32 का मान 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। और C33 का मान 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। ये अब इसके बाद में हम लिखेंगे A इनवर्स, फार्मूला लगाएंगे 1 डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A का मान हमारा क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट A का मान है 35, एडजॉइंट A का मान 13, 12, 5, 5, 10, 10, 12, 3, 10। अब इसके बाद 35 से सभी को भाग कर दीजिए, तो ये 13/35 आ जाएगा, ये 12/35 आ जाएगा और ये 5/35 हो जाएगा। इधर ये 5/35 होगा, ये 10/35 होगा, ये भी 10/35 हो जाएगा, ये 12/35 होगा, ये 3/35 होगा और ये 10/35। सभी को हम भाग, क्योंकि ये आव्यूह है इसलिए भाग किए हैं सभी अवयवों को। अब इसके बाद में 13/35 तो ये तो खैर लिखा रहेगा, 12/35 तो ये भी लिखा रहेगा, किसी से कटेगा है नहीं। 5/35 को लिख सकते हैं 1/7, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/7, इसको लिख सकते हैं 2/7, इसको लिख सकते हैं 2/7, इसको क्या लिख सकते हैं 12/35। अच्छा, इसको 3/35 और इसको 5 दूनी 10 और 5 7 35, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये A इनवर्स इस प्रकार हम निकालते हैं 3x3 के आव्यूह का। एक हमने इस वीडियो में हमने एक 2x2 का बताया और एक 3x3 आव्यूह का इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे ये हमने बता दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को लगा लेंगे 2-3 बार, चूँकि इसमें डिटर्मिनेंट A का मान 35 आया है, कहीं कहीं पर 4 आएगा। यदि इसका मान 0 आता तो इसका इनवर्स संभव नहीं होता। ऐसे ही क्वेश्चन जैसे हमने इसको लगाया है, जिस प्रकार हमने डिटर्मिनेंट A ज्ञात किया उसी प्रकार सभी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट A ज्ञात किया जाएगा, बस ये अंक बदल दिए जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 इनके मान जो हैं वो सावधानी पूर्वक निकालिए, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस की भी गलती हो सकती है और गुणा भी गलत हो सकता है, घटाना भी गलत हो सकता है। और इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वो परीक्षा में 8 अंक में दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेंगे ताकि गलती होने की संभावना कम रहे। इस वीडियो में हमने इनवर्स निकालना अर्थात दिए गए वर्गाकार आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना पढ़ाया था। व्युत्क्रम के 2 नियम पढ़ लिए हमने।
प्रारंभिक संक्रिया के आधार पर व्युत्क्रम निकालना, और जो दूसरा नियम पढ़ा तो वो सहखंडज सहगुणनखंडज के आधार पर निकालना, अर्थात सारणिक के अनुप्रयोग में। तो दो, अगर प्रश्न में कुछ नहीं कहता है कि सीधे आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो हम चाहे जो मेथड लगाएं, चाहे प्रारंभिक संक्रिया का लगाएं और चाहे ये गुणनखंडज का लगाएं, लेकिन यदि कहेगा प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके, तो केवल हम प्रारंभिक संक्रिया का ही प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये ए इनवर्स जो है वो टॉपिक समाप्त होता है।